हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स एक बहुत ही बेहतरीन सेशन आज हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो कुछ एक्ट्स अंग्रेजों के समय में पास हुए थे, उनमें से जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस, और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाले जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले फ्रेंड्स उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सेशन को आने से पहले ही लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जैसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप्स, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। और यहाँ लिख भी देंगे आप लोग, हाथ भी ऊपर कर दीजिए कि शेयरिंग डन। चलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं अब हमारे पास में रैंकिंग आ गई है हमारे टॉप फैन वाली। तो प्लीज बैक एंड टीम आप टॉप फैंस भी दिखाते रहिएगा। तो सभी लोगों को ये सेशन समर्पित। यहाँ पर में आप लोगों को आंसर करते रहना है, ठीक है। आप लोगों का टॉप फैंस यहाँ पर में दिखेगा आपको स्क्रीन के ऊपर में भी। चलिए नाउ फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आप अच्छे से करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के ऊपर में बेस्ड मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ठीक है। किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी गई, ठीक है। एक एक्ट आया था, कानून आया था अंग्रेजों के समय में। देखिए इसी बेस एक क्वेश्चन टीआरई में भी आया था, वो क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। तो ईसाई मिशनरी मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो लोग थे, उनको अनुमति दी गई कि ठीक है आप प्रचार प्रसार कर सकते हो ईसाई धर्म का। तो कौन सा एक्ट था वो था चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी के सभी। 1813 का कानून वो कानून है जिसके अंदर में अंग्रेजों ने, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी मोनोपोली खत्म कर दी थी, एकाधिकार खत्म कर दिया था कि ब्रिटेन की केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है। वो जो एक अधिकार था, एकाधिकार, वो खत्म कर दिया कि बोले ब्रिटेन की दूसरी कंपनी भी कर सकती, केवल दो चीजों को छोड़कर, कि भारत में जो चाय का व्यापार है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगी, और चीन के साथ में जो व्यापार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगी। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के मोनोपोली खत्म कर दी गई। इसके अलावा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है, पर ईयर जो है यहाँ पर में आप लोगों ने याद रखना है किसके लिए रखे गए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। तो हर साल 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिए जाएंगे। ये चार्टर एक्ट 1813 के अंदर में बात की गई थी। 1 लाख रुपए, कितने रुपए थे, 1 लाख रुपए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। आगे में मैं अभी आप लोगों को इनसे रिलेटेड भी सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति कौन से एक्ट के तहत दी गई थी, धार्मिक मामलों के अंदर में, ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर में दी गई थी। चलिए नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं एक क्वेश्चन, आप लोग इसका ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये DSSB TGT में आया था। अब आप लोगों के बीपीएससी के अंदर में देखिए क्वेश्चन आया हुए, ये जल्दी से देखिए आप लोग। तब तक जो है मैं चाहूंगा कि प्लीज टॉप फैंस मूवमेंट भी दिखा दिया जाए यहाँ पर में, ठीक है। आप लोग यहाँ पर में आंसर करिए फ्रेंड। देखिए किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया था, उनको परमिशन दे दी गई थी कि आप भारत के अंदर में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप लोग हर कोई बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करेगा। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से आप लोग, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा भी कर देंगे प्लीज। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ पूजा कुमारी है, जिन्होंने जो टॉप अभी फैन है, ठीक है। जितना कमेंट्स आप लोग करोगे फ्रेंड्स उस हिसाब से आप लोगों की यहाँ पर में रैंकिंग बनती जाएंगी। तो कमेंट के अंदर में आंसर करते रहना है आप लोगों ने। पूजा कुमारी है, रीना कुमारी है, नीतू कुमारी है, सारी कुमारियां है, ठीक है। सोनू पांडे है, मोना सिंह, ठीक है, नीपू कुमारी, बहुत सारे यहाँ पर कुमारियां है। तो सभी लड़के भी जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहेंगे। चलिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई मतलब क्या, तो क्रिश्चियन मिशनरियों के ऊपर में जो पाबंदी लगी थी उसको कौन से एक्ट के जरिए हटाया गया था, वो था चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 के अंदर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अभी आप लोगों को प्रूफ करके दिखा दिया मैंने कि आप लोग याद कर सकते हो सारी की सारी चीजों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, ठीक है। कल रात में करीब 3:30 बजे रात में ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, 13-14 साल हो चुके हैं उसको पढ़ाते हुए अभी, तो जो एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है आप लोगों से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे आप सभी के सभी इसको। देखिए फ्रेंड्स ये जो पार्टीज है ना, ये नेशनल पार्टीज लिए मैंने, मतलब जो राष्ट्रीय दल है, ठीक है। नेशनल पार्टीज, कितनी संख्या है राष्ट्रीय पार्टीज की, अभी 6 दल है। उनमें से मैंने 4 पार्टीज को यहां पर मैं लिया है और उनके ईयर की जोड़ी आप लोगों को लगानी है, और यहां पर मैं आप लोगों का ये क्वेश्चन मैंने बना दिया है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चन आएगा, और मैं आपको पूरी की पूरी 6 जो नेशनल पार्टीज है मैंने पेड क्लास में भी आपको पढ़ाया है पूरा का पूरा डिटेल के अंदर में। यहां पर मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो जो पेड बच्चे उन लोगों की डबल डबल रिवीजन भी होती रहेंगी अच्छे से। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है ये भारत एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, इसकी जोड़ी लगेंगे आपकी 1885 के साथ में, ठीक है। तो ए की जोड़ी जो है वो 4 के साथ लगनी चाहिए, तो बी और सी आंसर नहीं हो सकता इसका, ठीक है।
उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 80 के अंदर में, 1980 में, 1980 में भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी 1980। ठीक है, बी की जोड़ी 2 के साथ लगनी चाहिए। ठीक है, तो 4 और 2, यहां पर भी एलिमिनेट हो गया आपका 4 और 2, आंसर आपका ए आ चुका है। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम लोग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, देखो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है सीपीआई, इसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर पाते। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी जो है इसी से अलग होकर बनी थी ये, और ये बनी थी 1964 के अंदर में, 1964 में। ठीक है, तो सी की जोड़ी 3 के साथ लगेंगी, बिल्कुल लगी हुई है। अभी एक ही बच गया डी, नेशनल पार्टी। ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये 2013 में बनी थी, 2013 के अंदर में नेशनल पीपल्स पार्टी। ओके, तो ये आंसर आप लोगों को हो जाएगा डी की जोड़ी 1 के साथ में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों में से कितने लोगों को याद आ रहा है पेड कोर्स में कितने बच्चे हैं? जिन बच्चों ने टीचिंग परीक्षा का प्रीमियम लेवल का जो पेड कोर्स है, जिससे आपकी सिलेक्शन की गारंटी आप लोगों को मिल जा रही है, आप लोगों की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क किया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए उसमें हमने ये पढ़ा था, मैंने आपको पूरा एक इसमें पढ़ाया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, ये याद करो। एनोटेशन में आपको दिखा भी देता हूं, जो एनोटेशन हम लोगों ने देखा था, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर मैं ये एनोटेशन था पूरा का पूरा जो हमने पढ़ा है, इसको पूरा डिटेल में हमने देखा था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। तो एक बार फिर से वापस से पूरा लिख रहे थे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर में हुई थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, ठीक है, 1980 के अंदर में हुई थी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 के अंदर में हुई थी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है, ये मार्क्सवादी है। ठीक है, 1964 के अंदर में। ये सीपीआई से अलग हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि 1925 में बनी थी, उससे अलग होकर ये पार्टी बनी थी। ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, ये बनी थी 2013 के अंदर में, और आम आदमी पार्टी ये बनी थी 2012 के अंदर में। देखिए सारी की सारी 6 नेशनल पार्टी से, और 6 के 6 आपको बता दिया। कितने लोग हैं जो इसके ऊपर में सारे के सारे लिख सकते हैं कमेंट के अंदर में? अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम के अंदर में पूछे जाने वाले प्रश्न मैंने आप लोगों को करा दिया है पूरा। ये आपको पेड क्लास में भी मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है। 6 नेशनल पार्टीज है, इसको याद रखेंगे। सबसे लेटेस्ट जो नेशनल पार्टी का दर्जा जिसको मिला है वो है आम आदमी पार्टी को। ठीक है, अभी गुजरात, ठीक है, गोवा, पंजाब और दिल्ली, ये 4 राज्यों के अंदर में राज्य पार्टी बन गई है, इसी वजह से उसको राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिल गया है। लिख देंगे सभी के सभी कमेंट्स के अंदर में। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से एक बार मैं चाहूंगा कि हम टॉप फैन मूवमेंट्स भी दिखा दे यहाँ पर में, और इसके साथ ही साथ आप लोगों की फ्रेंड्स 7 दिन 7 टॉपिक और 7 टेस्ट। ठीक है, ये आप लोगों का एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज आप लोगों के लिए आने वाला है। केवीएस, बीपीएससी, सभी में ये आप लोगों का काम आएगा। तो जितने बच्चे इंटरेस्टेड है वो जल्दी से बता देंगे। हम लोग इसको चेक कर रहे हैं कि कितने बच्चे चाहते हैं कि इस तरीके के सेशन हो आपके लिए। ठीक है, तो जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आया जाएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जिस दिन 5000 बच्चा हमारा लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, उसके अगले ही दिन मैं आप लोगों के लिए अनुच्छेद वाले, ये आपकी जो टॉप 20 अनुच्छेद या आर्टिकल्स और अनुसूचियों वाला जो सेशन है आपका, वो करवाऊंगा मैं आप लोगों को। तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहे आप लोग। चलिए नाउ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं भारतीय उच्चतम न्यायालय के अस्तित्व में कब आया था ये बताना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अस्तित्व में कब आया था बताइए जल्दी से, और कमेंट भी करते रहेंगे पोल के साथ साथ में। चलिए आंसर करते जाएंगे आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए था 28 जनवरी, ठीक है, 1950। तो यहां तो कहीं पे भी दिया नहीं है 28 जनवरी 1950, इसी वजह से जो आंसर है आप लोगों का क्या हो जाएगा, ठीक है, 28 जनवरी 1950 यहां दिया नहीं है, इसी वजह से आंसर हो जाएगा ऊपर में से कोई नहीं। कितने लोगों का सही था जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। 1000 लाइक्स के हम लोग जो है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पास में पहुंच चुके हैं, यहाँ केवल 30 लाइक्स दूर है हम लोग पहले हमारे माइलस्टोन से। ठीक है, चलिए बताते जाएंगे आप लोग। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था, तो 28 जनवरी 1950 को सभी लोग लिख देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। वैसे जो है फ्रेंड्स हमारे भारत के अंदर में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, 1773 में। इसमें भी पहली बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट बना भी था, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद उसको खत्म कर दिया गया था। कलकत्ता में बना था पहले बार सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, नाम उसका सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन बहुत सीमित उसका दायरा था, बहुत सीमित उसके अधिकार भी थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए। फिर बाद में जो है फ्रेंड्स अलग 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 कोर्ट्स बनाए गए, ठीक है, और फाइनली फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था 1937 में, 1937 में, ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का फेडरल कोर्ट, ठीक है, कब बनाया गया था? 1937 में। ये कब तक चला? 1937 से लेकर 1950 तक चला, जब तक कि हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं आ गया। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किसकी जगह ली थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किसकी जगह ली थी? ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जो है वो जगह ली थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। 1000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। जितने भी बच्चे इन 1000 बच्चों के अंदर में हाथ ऊपर करके जल्दी से कंफर्म कर देंगे अपना अपना, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से हम लोग जो है टॉप फैन मूवमेंट जो है यहाँ पर मैं दिखा दे जल्दी से ना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट में इनमें से क्या इंक्लूडेड है? मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी भी पूजा कुमारी सबसे टॉप पे है, ठीक है, रेणु कुमारी, नीतू कुमारी, ये 3 कुमारियां जो है, सारे कुमारों को उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है, ठीक है। जितने ज्यादा आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहोगे, उतना ज्यादा आप फैन मूवमेंट के अंदर में ऊपर आओगे, ठीक है। लाइव जो है ये चल रहा है आपका, बिल्कुल एकदम लाइव, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट? तो कॉन्करेंट लिस्ट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो हमारे भारत के 7वें नंबर की अनुसूची, 7th नंबर का जो शेड्यूल है भारत के संविधान का 12 में से, उसमें 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है यूनियन लिस्ट, जो केंद्र सरकार जिस पे कानून बना सकती है, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट, ठीक है, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट को हिंदी में समवर्ती भी बोला जाता है, समवर्ती सूची, जिसके अंदर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो फ्रेंड्स, फॉरेस्ट जो है ना, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। पहले ये स्टेट लिस्ट में था जंगल, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के जरिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो 1976 के अंदर में हुआ था, उसमें से इसको स्टेट लिस्ट से हटाकर, स्टेट की सूची से हटाकर कॉन्करेंट में डाल दिया गया। तो पहले केवल राज्य सरकार उस पर कानून बना सकती थी, अब दोनों बना सकते हैं, कॉन्करेंट में डाल दिया गया इसको, ठीक है, ये याद रखना। इवन एजुकेशन जो है वो भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट से ही आप लोगों के, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये सारा मैंने आप लोगों को कॉन्करेंट लिस्ट और जितने भी है सारे आपको सारे पढ़ाए हुए पेड क्लास में। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है टीचिंग परीक्षा के साथ में, नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 या फिर 9697888844, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, ताकि आप लोग जो है जल्दी से जल्दी टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाए, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स, ए इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं कि 7वें नंबर की अनुसूची है, जिसके अंदर में 3 सूचियां बनाई गई है। तो भारत में काम का बंटवारा कौन से अनुसूची में किया गया? 7वें नंबर की, 12 में से 7वें नंबर की जो अनुसूची है, ठीक है। जब 5000 बच्चे हमारे लाइव हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों को अगले ही दिन वो करवाने भी वाला हूं, तो जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे आप लोग, ओके। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि फॉरेस्ट हो जाए, ठीक है, और एजुकेशन हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का जो मामला है, ठीक है, न्यूज़पेपर का मामला, तलाक और शादी ब्याह के जो मामले हैं, वो समवर्ती सूची के अंदर में दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके ऊपर में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक चीज है फ्रेंड, डिफेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफेंस, ठीक है, आर्मी। ये कौन बना सकता है? डिफेंस। भारत की रक्षा करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। इंटरनेशनल रिलेशन, बांग्लादेश के साथ में, भूटान के साथ में, युगांडा के साथ में, केनिया के साथ में, अमेरिका के साथ में, ब्रिटेन के साथ में कैसे रिश्ते रखने हैं, ठीक है, वो केंद्र सरकार डिसाइड करेंगे। रेलवे, अब आप बोलोगे मैं आपके ससुराल से आपके मायके तक जो है रेलवे लाइन डायरेक्ट बिछा दी जाए, तो आपको मोदी जी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, मोदी जी से बोलना पड़ेगा, केंद्र सरकार में जो है उनको बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, क्योंकि केंद्र सरकार के अस्तित्व में आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। आप बताइए, चार्टर अधिनियम 1813, कितने बच्चे जो पहले क्वेश्चन से इसको देख रहे हैं लेक्चर को, और जितने बच्चे अभी भी मैं बता रहा हूं, अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज का पूरा सेशन, अच्छे से आप लोग देखिए, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार नीति में कौन सा परिवर्तन किया गया था? ब्रिटिश व्यापारियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या प्रतिबंध लगा दिया गया था ब्रिटेन की व्यापार पर? नहीं, उल्टा फ्रेंड्स, ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको 20 साल तक, ठीक है, भारत पर अधिकार करने का, भारत के ऊपर में राज करने का और अधिकार दे दिया गया था 20 साल तक। कंपनी का चीन व्यापार भी समाप्त कर दिया गया। नहीं, चीन और चाय और चीन के साथ में जो व्यापार है उसको मोनोपोली उसकी कंटिन्यू की गई थी, ठीक है। तो चीन के साथ में व्यापार समाप्त किया गया था क्या? नहीं।
भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी। याद आ रहा है कितने लोगों को याद आया? सी 71% लोगों ने सही आंसर लगाया। मतलब आप लोग आगे बढ़ रहे हो, जो टीचिंग जो सेशन अच्छे से देख रहा है वो धीरे 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 अपने सपनों की तरफ में आगे बढ़ रहा है। 1813 का जो कानून था जिसके तहत ब्रिटिश मिशनरीज को भारत के अंदर में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई थी। 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए जो है रखे गए थे, ये आप लोगों ने देखा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था, वो खत्म कर दिया गया। मोनोपोली का मतलब होता है कि ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकती थी, उनके साथ में कंपटीशन नहीं कर सकती थी, वो मोनोपोली खत्म कर दी गई। दो चीजों को छोड़कर, क्या आप बता सकते हो वो दो चीजें कौन कौन सी थी? एक तो मोनोपोली रखी गई भारत में जो चाय का व्यापार है, टी का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और नहीं करेगा। चाय लिखते जाओ आप लोग, चाय का। और दूसरा, चीन के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जारी रहेगी, चीन के अंदर में, चाइना में। भारत में तो खत्म कर दी गई थी उसका एकाधिकार, ठीक है, चाय को छोड़कर बाकी सारी जगहों पे। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में एकाधिकार खत्म कर दिया गया, केवल चाय और चाइना के अंदर में उसकी मोनोपोली चलती रहेंगी, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। चार्टर एक्ट के बारे में सारी की सारी चीजें जो है मैंने आपको बताया। 1 लाख रुपए भी दिए गए थे, हर साल 1 लाख रुपए भारत में एजुकेशन पे खर्च होंगे ना। अब देखिए फ्रेंड्स, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी गई है? आप लोगों ने आंसर करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे आप सभी के सभी। और मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 1300 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक भी कर दिए हैं, ठीक है। 2000 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर भी करते रहेंगे। और एक बार हम लोग जो है थोड़ी देर के अंदर में फैन मूवमेंट वापस से देखने वाले हैं, तो आप लोगों का स्कोर कितना है वो भी आप लोग देख पाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आंसर आप लोग कर रहे हो फ्रेंड्स, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1 लाख रुपए जो है ये रखे गए थे, ठीक है, इसके अंदर में शिक्षा के लिए हर साल। और कौन से एक्ट के तहत रखे गए थे? देखो, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए कौन से एक्ट के तहत, कौन से कानून के तहत रखे गए थे? चलिए आप लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का कि कौन सा कानून था वो। इसका रिवर्स क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, आप लोगों ने आंसर करना है। 1 लाख रुपए कौन से कानून के तहत रखे गए थे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चार्टर एक्ट 1813 के तहत 1 लाख रुपए हर वर्ष जो है वो भारत में एजुकेशन के प्रमोशन के लिए रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के तहत निम्न में से पहली बार भारत में किसकी अनुमति दी गई? ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने की, कृषि में निवेश करने की, भारतीयों को सेना में भर्ती करने की, एक से अधिक या ऊपर में से कोई नहीं। बताइए 1813 के अनुसार आप लोग के अनुसार क्या बन रहा है यहाँ पर में आंसर कि 1813 में कौन सी अनुमति दी गई थी? तो ईसाई मिशनरियों को जो है फ्रेंड्स प्रवेश करने की अनुमति दी गई, यहाँ पर में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप सभी के सभी। तो ईसाई मिशनरियों को भारत के अंदर में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी 1813 के कानून के तहत। चलिए और आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। धीरे धीरे देखिए आप लोगों के स्कोर बढ़ता जाएगा आप लोगों के। नाउ ए आपका आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प 1813 के चार्टर अधिनियम पर भारत पर संप्रभुता के प्रभाव को सही दर्शाता है? ठीक है, बताइए जल्दी से। 1813 के लिए कौन सा वाला सही है? भारत पर संप्रभुता कंपनी की ही रही, भारत पर जो है कंपनी का ही राज रहा, भारत पर संप्रभुता ब्रिटिश ताज की मानी गई, भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। भारत को थोड़ी स्वतंत्र घोषित किया गया था, कुछ भी बात। मैं 1813 में अगर भारत स्वतंत्र हो जाता तो फिर तो हम 1947 में क्या हुए फिर? ठीक है, बताइए। देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो बहुत ही सिंपल सी बात है आपका कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उसको बोला गया कि आप भारत के ऊपर में शासन, ठीक है, कंटिन्यू करोगे कितने साल तक? और 20 साल तक, 20 ईयर्स तक आपका शासन कंटिन्यू रहेगा। तो क्या भारत पर कंपनी की संप्रभुता, संप्रभुता मतलब कि एक्चुअल बॉस, ठीक है, तो क्या भारत पर असली बॉस कंपनी थी या ब्रिटिश था, ब्रिटिश क्राउन था, सोवरेन? आप बताइए खुद से। भाई देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये पेन आप जो है वो और 2 दिन तक यूज कर सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको अधिकार दे रहा हूं 2 दिन तक यूज करने का। इसका मतलब ये है कि ये पेन का मालिक मैं हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अधिकार दिया है। वैसे ही अगर ब्रिटेन की सरकार ये बोल रही है कि आप 20 साल तक और शासन कर सकते हो, तो असली मालिक कौन हुआ फिर? ब्रिटेन, उस जो चीज आपको दी गई है उसका। आप बताओ, थोड़ा सोचो, कॉग्निटिव एबिलिटी का इस्तेमाल करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है, तर्क शक्ति का इस्तेमाल करो। तो सोवरेनिटी किसकी मानी गई फिर यहाँ पर में? कि भाई ब्रिटेन की सरकार जो है वो ब्रिटिश जो क्राउन है, जो ब्रिटिश ताज है, जो ब्रिटेन का शासन है, वो एक्चुअल बॉस है। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल और शासन करने का अधिकार दिया है। वो जब चाहेगा तब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत को वापस ले लेगा, और ऐसा किया भी उसने। ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में कौन से साल में ले लिया था? आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके, जल्दी से बताओ।
कौन सा साल था जिस साल ब्रिटेन के जो कि क्योंकि संप्रभुता का मतलब होता है एक्चुअल बॉस, ठीक है, एक्चुअल कौन है, जैसे अभी हम भारत के लोग जो है सोवरेन है, मतलब एक्चुअल भारत के मालिक हम भारत की जनता है, ठीक है, सोवरेन है हम लोग। वैसे उस समय संप्रभुता किसकी मानी गई थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स मानते थे, ठीक है, वो ब्रिटिश ताज की मानते थे वो लोग 1858 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1858 के अंदर में पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले भी लिया ब्रिटिश क्राउन ने। नाउ भारत में राज्य प्रायोजित शिक्षा की दिशा में पहला कदम किस अधिनियम को माना जाता है कि पहली बार जो है सरकार जो है वो क्या कर रही थी, एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रही थी। एजुकेशन, मैं आपको हिंट देता हूं, उस कानून के तहत 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख पर ईयर जो है एजुकेशन के लिए रखे गए। पहली बार ये हुआ था कि सरकार पैसा खर्च करेंगी एजुकेशन के ऊपर में। तो सरकार पैसा खर्च करेंगी एजुकेशन के ऊपर में, सरकार आयोजित जो एजुकेशन था वो चार्टर एक्ट 1813 के तहत हुआ था, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। 1 लाख रुपए पर ईयर कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है, कि भारत के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रमोट, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खर्च करने ही करने हैं, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1 लाख रुपए एनुअली जो है प्रॉमिस किया गया कि भाई प्रमोट करेंगे एजुकेशन को भारत के अंदर में। ये पहला ऑफिशियल स्टेट था, स्टेट इनिशिएटिव एजुकेशन का कदम था, जिसके अंदर में कि भारत में सरकार स्तर पर या सरकार आयोजित या जो है शासन आयोजित या राज्य आयोजित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, एक कठोर कदम के रूप में हम लोग जिसको मान सकते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसने कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी, ठीक है, बताइए। इसने कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया कि कंपनी की मोनोपोली नहीं रहेंगी अभी, ये तो बात सही है, बट सत्य नहीं है पूछा आप लोगों से, ठीक है। इसने भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति करने का निर्देश दिया। इसने भारत में शिक्षा हेतु वार्षिक बजट का प्रावधान किया, ये सही है, ठीक है। इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी, ठीक है। प्रशासनिक सेवाओं में भारतीय लोगों की नियुक्ति का ऐसा सच कोई मामला नहीं था इसके अंदर में कि भारत 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 इसने भारतीयों को प्रशासनिक सेवा, भारत को सिविल सर्वेंट बनने की अनुमति 1813 में कहां से मिल जाएगी भाई, ठीक है। कितना समय लग गया भारतीय लोगों को उसमें शामिल होने के लिए। ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स, जो गलत है ये पूछा ना, नॉट ट्रू, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये याद रखना था आप लोगों ने। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि चार्टर अधिनियम 1813 के तहत नहीं, पहली बार इसकी बात हुई थी कि भारतीयों को भी जो है भारतीय सिविल सेवा में अनुमति मिलनी चाहिए। 1833 में पहली बार बात हुई थी, लेकिन इसको 1833 में लागू नहीं किया गया। फिर बाद में 1853 के कानून के अंदर में जो है इसमें अनुमति दी गई भारतीयों को, इस कानून के तहत, 1853 के कानून के तहत, कि भारतीय लोग भी जो है सिविल सर्विसेज के अंदर में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए जाए। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग, जहां भी कर सकते हो, ठीक है। 1500 प्लस लाइक्स यहाँ पर मैं आप लोगों ने कर दिया। एक बार जल्दी से हम ये भी दिखा देते कि कितने हमारे फैन जो है स्कोर है उसके ऊपर में कितने बच्चे यहाँ पर में है, कहाँ पर में भी कर रहे हैं। चलिए, फैन पेज के अंदर में मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कुछ चेंजेस हुए हैं अभी, ठीक है। राही, अच्छा राखी कुमारी है, राखी कुमारी पहले नंबर पे आ गई है, पूजा कुमारी सेकंड नंबर पे चले गए हैं, बबलू कुमार आ गया है, चलिए एक कुमार भी आ गया है यहाँ पर में, ठीक है। रीना कुमारी है फोर्थ पे, स्नेहा पांडे है, प्रेम कुमार है, ठीक है, सुरभि रानी है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पर में अब डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल रही है हमें फैन पेज के ऊपर में, तो आप लोग कमेंट करते रहेंगे अपने अपने। तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है फ्रेंड 1773 में पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दे दी गई, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर के बदले उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाएगा, ठीक है। पहले बंगाल का गवर्नर बोला जाता था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। ये वाली बात हो गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 के अंदर में, ठीक है। इसके तहत पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे हमारे भारत के? ये भी याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है फ्रेंड्स ये पहले गवर्नर जनरल बने, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के बाद भी कंपनी ने क्या बरकरार रखा? एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन क्या चीज उसके पास में अभी भी थी?
ठीक है, जल्दी बताएंगे आप लोग। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में न्यायिक अधिकार थे क्या? जुडिशियल पावर्स क्या उसके पास में बरकरार थे? क्या उसके पास में रखा गया है स्पेसिफिकली? ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है फ्रेंड्स कि स्पेसिफिकली चाय और चीन पर जो व्यापार का अधिकार था, मोनोपोली थी, वो रखी गई। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चाय और चीन पर एकाधिकार मोनोपोली जो है यहाँ पे रखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। तो चाय और चीन रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये बीपीएससी 2015 में भी आया था क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट जो है फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि 1773 के अंदर में आया था। कि आप देख सकते हो बीपीएससी 2015 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 2015 के अंदर में बीपीएससी में। और ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि टीआरई में भी आया। इसी वजह से टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों को जो है फ्रेंड्स जो सारी की सारी चीजें को प्रोवाइड की है, टीचिंग परीक्षा आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम करे। टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों को 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में। तो वो सारे आप लोगों के काम के। ठीक है, तो जिन लोगों ने एक्सेस कर लिया, जिन लोगों ने ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लिया है वो लोग जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। ठीक है, ये बताइए आप लोग कि चार्टर एक्ट 1813 के अधिनियम के किस प्रावधान ने ब्रिटिश संसद में पारित होने के दौरान वैचारिक विरोध उत्पन्न किया था? तो देखिए 1813 का कानून जब ब्रिटिश संसद में लाया गया तो वहां पर में जो है फ्रेंड्स ईसाई मिशनरियों को प्रवेश देना, इसके ऊपर में जो है झगड़ा हो गया था संसद के अंदर में। कुछ लोग चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हो, और कुछ लोग चाहते थे कि नहीं भाई ईसाई मिशनरियों को परमिशन दे दी जाए। तो इसको लेकर वैचारिक विरोध जो है उत्पन्न हुआ था ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश देने के मामले के ऊपर में। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। धार्मिक मामला था इस वजह से। ठीक है, नाउ 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स कौन सा एक्ट पास हुआ था 1773 के अंदर में? रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। ये याद रखना आप लोगों ने 1773 में। देखिए एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, एक बार जल्दी से जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जो है अपना योगदान दे रहे हैं। हाथ ऊपर करके जल्दी जल्दी से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ जो है ये पुस्तक लिखी थी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये बताएंगे आप लोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कितने लोग चाहते हैं कि इसकी टेस्ट बना दी जाए टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में? हम लोग इसको डाल देंगे। तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में, ठीक है, आप क्या हम इसको सारे कोर्सेज के अंदर में डाल सकते हैं? टीम मुझे प्लीज एक बार बता दीजिए। जितने भी पेड कोर्सेज हम उसमें फ्री रख देंगे। आप लोग जितने भी बच्चे हैं, कोई भी जो पेड स्टूडेंट है, उन लोगों को डायरेक्टली नोटिफिकेशन चला जाएगा क्लास के बाद में, क्लास के 10 मिनट बाद। और जो बच्चे है वो लोग चले जाइएगा किसी भी कोर्स के अंदर में, आपको फ्री में ऊपर में ही मिल जाएगा, सबसे ऊपर में। ठीक है, मेरे को फोल्डर का नाम प्लीज बता दीजिएगा थोड़ी देर में, मैं आपको फोल्डर का नाम बता दूंगा कौन से फोल्डर में मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से किसने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा है? ठीक है, सभी के लिए फ्री रहेगा, उसको ओपन रख देंगे, बस कोर्स में ये रहेगा कि पेड वाले बच्चों को नोटिफिकेशन भी चला जाए। चलिए, तो महात्मा गांधी जो है फ्रेंड, मोहनदास करमचंद गांधी, इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। ठीक है, ये उनकी आत्मकथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कंट्री का, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, चेयरपर्सन है राज्यसभा का, लीडर है लोकसभा का, नन ऑफ द अबव, क्या है? तो भारत में राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स, ओके, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अध्यक्ष है हमारे देश का। ठीक है, और टाइटुलर हेड है, मतलब कि केवल नाम मात्र का जो है प्रमुख होता है। असली पावर तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के पास में। मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, चेयरपर्सन जो होता है राज्यसभा का वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होगा भारत का वो होंगे। ठीक है, लीडर ऑफ जो लोकसभा के जो नेता है वो जनरली प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, लोकसभा के नेता, लोकसभा का स्पीकर की बात नहीं कर रहा मैं, लोकसभा के नेता की बात कर रहा हूं। ओके, तो आंसर यहां पर में हो जाएगा आपका राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कंट्री के, ये याद रखेंगे, संवैधानिक अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। दुनिया की छत
ठीक है, कहां पर में स्थित है? अभी जो है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा न्यूज में भी है, ठीक है। एक्चुअली रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है, ये याद रखना आप लोगों ने, दुनिया की छत मैक्सिमम तौर पर जो है माना जाता है तिब्बत को। अभी तिब्बत जो है फ्रेंड्स न्यूज में था बहुत ज्यादा दलाई लामा की वजह से। दलाई लामा का जो है 90वां जन्मदिन था, अगर आप लोगों को पता हो तो। उन्होंने घोषित किया कि उनका जो उनका उत्तराधिकारी होंगे, जो नेक्स्ट दलाई लामा होंगे, ठीक है, वो जन्म लेंगे, कोई बच्चा होगा उनका। एक्चुअली तिब्बती मान्यता है कि जो है दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है, ठीक है, तो उनका पुनर्जन्म वो लेंगे, इस तरीके से उन्होंने घोषणा की है। और जब भी अगर उनकी मृत्यु होती, जब भी होंगी कभी भी, ठीक है, तो उसके कुछ समय के बाद में जो भी बच्चे वगैरह होंगे दुनिया में, वो उसकी खोजबीन शुरू की जाएंगी कि कौन कहां पर में उन्होंने जो है जन्म लिया है, ठीक है। तिब्बती जो लोग हैं उन्हीं में से किसी में है, लेकिन चाइना के बाहर होगा जन्म, आजाद क्षेत्र में होगा, ऐसे उन्होंने घोषणा की है, ठीक है। तो उसकी वजह से तिब्बत बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो तिब्बत जो है फ्रेंड्स कहां पर में है, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो तिब्बत का जो पूरा इलाका है आपका, ठीक है, ये कहां पर में है? ये सेंट्रल एशिया में है, ठीक है, मध्य एशिया के अंदर में। तो आप लोगों का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के अंदर में, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य एशिया। ओके, सेंट्रल एशिया में, एशिया के सेंटर में है ना, इसी वजह से सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में। ओके, चलिए नाउ आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रोहिबिटेड? सती प्रथा को कब खत्म कर दिया गया था? देखिए, सती प्रथा, सती का मतलब होता था फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो वो स्त्री भी उनके साथ में जल जाएगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं किया गया कि किसी की पत्नी की डेथ हो जाए तो उसका पति उसके साथ में बैठ जाएगा वहां चिता पे। या फिर ऐसा क्यों प्रावधान नहीं किया गया कि अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाए तो उसका पति जो है वो जिंदगी भर शादी नहीं करेगा, जैसे विधवा पुनर्विवाह को रोका गया था। कितने लोग मानते हैं? ऐसा भी तो होना चाहिए ना, तब वो इक्वलिटी इक्वलिटी उस समय से सही से चला आ रहा होता, ठीक है। चलिए, तो सती प्रथा को कब प्रतिबंधित कर दिया गया? सती प्रथा जो है फ्रेंड्स उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है, 1800, ठीक है, कब? 1829 में, 1815 में, 1832 में, 1847 के अंदर में, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो 1829 के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसको समाप्त कर दिया गया था, ये याद रखना आप लोगों ने, 1829 के अंदर में। ओके, तो सती प्रथा जो है 1829 के अंदर में फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय में बंगाल के गवर्नर जनरल थे और बाद में जाकर भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने, भारत के पहले गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम था, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर का नाम बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आखिरी बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और वही नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था 1833 में। तो जब ये 1829 में ये कानून बना था, उस समय में वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में राजा राम मोहन रॉय ने इसमें बहुत ज्यादा प्रयास किया था, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते। रेगुलेटिंग एक्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो एक्ट था, ये कौन सा था? एक्ट नंबर 17 था, ये भी याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, 1829 का एक्ट नंबर 17। आप लोग जितने भी लोग हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, लक्ष्य 60 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग जुड़ सकते हो, ताकि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आप जो है अच्छे खासे ऑफर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर में टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सके। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, या नीचे में जो लिंक्स दी गई है उस पर, या फिर आप लोग जो है नीचे में कॉल जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल भी कर सकते हो आप लोग। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कौन सा नया पदनाम दिया गया? चलो अब आप लोग बता दो कौन सा नाम दिया गया। चलिए बताइए कौन सा नया नाम दिया गया था? आप लोग लिख देंगे जल्दी से। एक बार फैन मूवमेंट भी देख लेते हैं हम लोग कि कौन से बच्चे यहाँ पर में जो अभी चल रहे हैं यहाँ पर। बताइए जल्दी से, एक बार देख लेते हैं हम लोग हमारे फैन मूवमेंट्स के अंदर में। सुप्रिया तिवारी, ठीक है, पहले नंबर पे है। राखी कुमारी सेकंड नंबर पे, पूजा कुमारी थर्ड नंबर पे, बबलू कुमार है, ठीक है, रीना कुमारी, स्नेहा पांडे, ममता कुमारी कुमारी, ठीक है, नीलेश है, फिर उसके बाद में प्रेम कुमार है, शहबाज आलम है, सुरभि रानी है, ठीक है। तो ये लोग हैं जो टॉप फैन मूवमेंट के अंदर में भी यहाँ पर में बने हुए हैं, ठीक है। चलिए,
तो लाइव आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं और जो कमेंट्स कर रहे हैं उनके नाम यहाँ पर में आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल जो है उनको नाम दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को 2000 प्लस लाइक्स के खुशी में आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लैंक भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। कौन हमारे भारत का संवैधानिक प्रमुख है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे भारत का जो है एग्जीक्यूटिव हेड है यूनियन का, हमारे भारत का प्रमुख, प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भारत का जो प्रमुख है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड, किसको माना जाता है फ्रेंड्स? ये राष्ट्रपति को ही माना जाता है हमारे भारत के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। हमारे भारत में संवैधानिक मुखिया या एग्जीक्यूटिव हेड ये कौन है? ये प्रेसिडेंट ही होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसका आंसर बी होगा आप लोगों का, ये प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। क्यों? क्योंकि जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कार्यपालिका, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि एग्जीक्यूटिव में भी राष्ट्रपति जो है उसी के नाम पर सारे के सारे काम किए जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव की जितने भी कार्यपालिका के जितने काम हैं, ठीक है, वो किसके नाम पर किए जाते हैं? एज पर दी आर्टिकल नंबर 53, ठीक है, आर्टिकल नंबर 53 के तहत जितने भी काम है एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर्स होते हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम पे निकाले जाते हैं। अगर कोई ऑर्डिनेंस भी निकल रहा है तो वो राष्ट्रपति के नाम पे निकलता है, राष्ट्रपति ने वो ऑर्डर निकाला है। इसी वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सी नहीं। ठीक है, तो आंसर आप इसको लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राष्ट्रपति इज द एग्जीक्यूटिव या फिर आपका जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? ये बताएंगे आप लोग। किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो किताबुल हिंद जो है फ्रेंड्स ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमें हमारे जो है भारत के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में भी और मध्यकालीन भारत के बारे में, जो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो किताबुल हिंद, ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी अल बिरूनी ने। ठीक है, तो अल बिरूनी जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों ने याद रखना है किसके साथ में भारत आया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो आप लोग क्या आंसर करोगे? अल बिरूनी भारत में किसके साथ में आया था? आया था ना ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो महमूद गजनवी के साथ में आया था भारत के अंदर में। ओके, अल बिरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, महमूद गजनवी लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए यहां पर मैं। ठीक है, महमूद गजनवी, गजनवी, ठीक है, इसके साथ में भारत में आया था, महमूद गजनवी के साथ में, और उसने किताबुल हिंद, ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी। अल बिरूनी जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि इसको भारत का पहला जो है आप इंडोलॉजी के फादर ऑफ इंडोलॉजी या भारतवादी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इसने क्या, इंडोलॉजी यहाँ पर इसलिए बोला गया कि भारत में इतिहास का पिता, ठीक है, ये इनको बोला जाता है, ये याद रखना है। भारत का पहला मानव विज्ञानी भी इनको कहा जाता है क्योंकि भारत के अंदर में मानव विज्ञान के बारे में, भारत के मानवों के बारे में जो जानकारी है वो आप लोगों को अल बिरूनी की किताबुल हिंद से मिलती है। बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलती है। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में इन्होंने, ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी। चलिए नाउ फ्रेंड, जितने भी बच्चे हैं मैं आप लोगों को बता दूं कि केवीएस के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप सभी के सभी जो है फ्रेंड्स 999 रुपीज के इस जो है स्टार्टिंग प्राइस के अंदर में आप लोग जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो आप लोगों के लिए, क्योंकि केवीएस का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में अपनी तैयारी शुरू करने का। मैं आपको बता दूं जितने भी टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट हैं उनमें से जो भी, ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 100 के अंदर में आएगा, ठीक है, उसकी 200% जो है डबल फीस उसको रिफंड होगी और साथ ही साथ उसको लैपटॉप भी मिलेगा। तो ये टीचिंग परीक्षा का प्रॉमिस है और टीचिंग परीक्षा आपको प्रमोट कर रहा है कि आप लोग मेहनत करिए टॉप 100 के अंदर में आने की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा सबसे प्रमुख कौन सा परिवर्तन आया था? गवर्नर जनरल को वायसराय घोषित कर दिया गया? नहीं, ये वाला बात हुई थी 1858 के अंदर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 में, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया गया, विधायी और कार्यकारी शक्तियों को पृथक कर दिया गया, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ था ना, मैंने आपको अगर याद हो आप लोगों को तो 1813 में मैंने आपको बताया था कि कंपनी को जो है कंपनी को भारत में राज करने का अधिकार दिया गया, ठीक है, 20 सालों तक, और ठीक है, फिर उसको और जो है 20 साल तक बढ़ा दिया गया था। कंपनी को व्यापार करने का भी अधिकार दिया गया था। लेकिन जो है फ्रेंड्स 1853 के अंदर में क्या हुआ, इस चार्टर अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उनको दो भागों के अंदर में बांट दिया गया था आपका, एक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेटिव।
ठीक है, इसने क्या किया फ्रेंड्स, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसको स्पष्ट कर दिया कि कानून कौन बनाएगा और ठीक है जो है राज कौन करेगा, ठीक है, मतलब शासन कौन बनाएगा, तो शासन चलाएगा कौन, तो कार्यकारी पावर और विधायी पावर। विधायी पावर का मतलब होता है कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार। हमारे भारत के अंदर में कानून बनाने का अधिकार किसके पास में अभी, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है लागू करना, जो कानून बनाया है उसको लागू करना, ठीक है। तो हमारे भारत में लेजिस्लेचर कौन है, चलिए। तो फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है फ्रेंड्स ये दो ब्रांचेस है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर दो भागों के बजाय तीन भागों में विभाजित था, ये आप लोगों को बताना है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों में से ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी यहाँ पर में लाइक कर दिया है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अभी आप लोगों की मोना मैम की और ईशा मैम की दोनों क्लासेस आप लोगों के लिए है, ठीक है, तो आप लोग जो है उन क्लासेस को भी अटेंड करिए और जो है सेशन आप लोग बताइए, जैसे मैंने आज आप लोगों को जो है चार्टर एक्ट्स के बारे में आपको पढ़ाया, ठीक है, ऐसे ही क्या आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज जो है वो क्लासेस हो, अगर आप चाहोगे तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है, आपके लाइक्स आपके जो शेयर है वो मुझे यहाँ पर में प्रोत्साहित करेंगे कि जी हाँ आप लोगों के लिए हम लोग इस तरीके से करें। और अभी आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों की जो रैंकिंग है उसके अंदर में क्या अभी स्थिति चल रही है, तो सुप्रिया तिवारी, ठीक है, राखी कुमारी, पूजा कुमारी, तीनों कुमारियां है, ठीक है, फिर बबलू कुमार है चौथे नंबर के ऊपर में, रीना कुमारी है, ठीक है, स्नेहा पांडे है, ममता कुमारी, ठीक है, नीलेश, प्रेम, शहबाज आलम और सुरभि ईरानी, ठीक है, ये लोग हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, तो आप लोगों ने लाइव आना है फ्रेंड्स, और लाइव में जो है आप लोग जो टॉप फैंस है उनकी भी आप लोगों को यहाँ पर में आप लोगों को लिस्ट मिलती रहती है। चलिए, तो लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी। और दो के बदले में तीन भागों में विभाजित था, कौन सा था, तो वो था फ्रेंड्स आप लोगों का धोलावीरा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये धोलावीरा, ठीक है, कौन से राज्य के अंदर में स्थित है, ठीक है, कौन से राज्य में स्थित है धोलावीरा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे, ठीक है, मैं इसको आप लोगों को जो है नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर में भी कंटिन्यू करूंगा। और बहुत सारे मेरे पास में यहाँ पर मैं पॉइंट्स आप लोगों को कराने के लिए, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को करा सकता हूँ, तो हम उसको भी करेंगे हम लोग जल्दी ही आप लोगों के लिए, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और अभी जो क्लासेस है वो क्लासेस को आप लोग देख सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। कमेंट करके जरूर बताइए सेशन कैसा लगा, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं मैं आपको बता दूं 76, ठीक है, 11 101 101 इस नंबर पे, या 9697 888 444 इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो जुड़ने के लिए, या फिर आप लोग लक्ष्य 60 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाकर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।